हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आर के सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन फर्स्ट पर। दोस्तों, कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। और आज अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। तो देखो भाई, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। अपना टॉपिक है थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। अपना टॉपिक है प्रकाश के प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। टॉपिक क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। अब देखो भाई, आखिर प्रकाश के अपवर्तन के कितने उदाहरण हैं मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, इसके अंदर पहला उदाहरण है जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है कि तारों का टिमटिमाना। किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन का। तो पहला उदाहरण है तारों का तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना कई बार एग्जाम के अंदर आता है कि निम्नलिखित में से अपवर्तन के उदाहरण है। तो कौन सा आएगा? तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण होता है? अपवर्तन का। दूसरा है जब किसी जब किसी लोहे की छड़ को जब किसी लोहे की छड़ को किसी जब किसी लोहे की छड़ को किसी द्रव में डुबोया जाता है, किसी द्रव में डुबोया द्रव में डुबोया जाता है द्रव में डुबोया जाता है तो वह छड़ मुड़ी हुई मुड़ी हुई दिखाई देती है। बताओ किसके कारण देती है? अपवर्तन के कारण। ठीक है, पहला है तारों का टिमटिमाना। दूसरा है जब किसी लोहे की छड़ को या किसी पेंसिल को किसी द्रव से भरे हुए पात्र में डुबोया जाता है तो वह छड़ या पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। ठीक है, और तीसरा उदाहरण इसका है तीसरा है किसी कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन व पार्श्विक विस्थापन। अब देखो भाई, इसको ये जो तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा उदाहरण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पिछली बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो देखो भाई, इसका तीसरा उदाहरण कौन सा है? किसी कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन व पार्श्विक विस्थापन। और वैसे मैंने इस टॉपिक को आपको इंपोर्टेंट के अंदर भी करवाया था। तो देखो भाई, तीसरा उदाहरण कौन सा है? तीसरा उदाहरण है किसी किसी कांच की किसी कांच की पट्टिका किसी कांच की पट्टिका द्वारा किसी कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन किसी कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन व व पार्श्विक विस्थापन। किसी कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन व पार्श्विक विस्थापन, ये इसका है तीसरा उदाहरण। ठीक है, ये तीसरा जो उदाहरण है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और पिछली बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो देखो भाई, तो अपना है किसी कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन व पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो देखो भाई, अपन इसको समझेंगे डायग्राम की सहायता से। सबसे पहले अपन बनाएंगे डायग्राम, और उस डायग्राम की सहायता से अपन इसको समझेंगे। तो देखो भाई, अपन एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम की सहायता से इस पार्श्विक जो विस्थापन है इसको समझेंगे। तो देखो, ये अपने पास कोई कांच की स्लैब है। ये अपने पास कोई कांच की क्या है, स्लैब है। ये अपने पास कांच की कोई क्या है, स्लैब है। ये अपने पास कांच की कोई क्या है, स्लैब है। तो देखो इसको, देखो भाई, ये अपने पास कोई क्या है, कांच की स्लैब है। तो यहां लिख देते हैं इसको, ये अपने पास है कांच की, या तो कह दो इसको पट्टी का, या कह सकते हैं स्लैब, या तो कह दो इसे पट्टी का, या कह सकते हैं इसे स्लैब। तो देखो भाई, देखो पीछे को अपने पढ़ाया था, ये अपने पास कोई क्या है बताओ, ये अपने पास कोई अभिलंब है। बताओ क्या है, अभिलंब। इसको मैंने नाम दे दिया एन एन डैश। ये अपने पास कोई अभिलंब है और इसको मैंने नाम दे दिया एन एन डैश। थोड़ा ऊपर, थोड़ा ये कर लेते हैं, छोटा कर लो इसको, इसको कर दिया एन डैश। ठीक है, ये अपने पास कोई अभिलंब है जिसको बोलते हैं नॉर्मल है, और इसको नाम दे दिया एन एन डैश। ये अपने पास कोई क्या है बताओ, आपतित किरण। ये अपने पास कोई क्या है, आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको अपन बोलते हैं आपतित किरण, जिसका मैंने नाम दे दिया पी और ये दे दिया क्यू। ठीक है, ये अपने माध्यम को, ये अपने पास कौन सा माध्यम है, इसको अपन बोलेंगे विरल माध्यम। कैसा माध्यम बोलेंगे, विरल माध्यम। ये कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम के अंदर हो सकती है वायु, और सघन माध्यम के अंदर हो सकती है कांच। वैसे कांच ही है, ये तो है ही कांच की स्लैब, तो सघन माध्यम तो होगा ही ये। और इसके नीचे कौन सा माध्यम आ गया वापिस से, विरल माध्यम। नीचे को वापिस आ गया विरल माध्यम। ये अपने पास हो गया विरल माध्यम वायु, फिर कौन सा माध्यम आ गया, सघन माध्यम, फिर कौन सा आ गया, विरल माध्यम। तो देखो भाई, ये अपने पास हो गई आपतित किरण। तो मैंने आपको पढ़ाया था पीछे को कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखो भाई, इस किरण को इस प्रकार जाना चाहिए था, देखो सीधी हो गई है, इसको इस प्रकार जाना चाहिए था, लेकिन देखो किस प्रकार से हो गई, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो बताओ क्या हो गया, ये हो गया कौन, आई का मान। ठीक है, ये अपने पास हो गई आपतित किरण। अब दोबारा देखो, दो बार इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा ना, इसका दो बार क्या होगा, अपवर्तन। तो देखो दोबारा फिर क्या हो गया अपने पास, ये क्या है, अभिलंब। अब क्या हो गया बताओ, ये अभिलंब है, ये है एन एन डैश, और ये अपने पास हो गया एन डबल डैश और एन ट्रिपल डैश। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे, ये अपने पास हो गई आपतित किरण, इसको अपन बोलेंगे अपवर्तित किरण। इसका क्या नाम देंगे अपन इसको, देखो इधर देता हूं इसको, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित
किरण। देखो अब दोबारा बताओ क्या करेंगे कि जब देखो पहले तो क्या किया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह हमेशा विलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो भाई ये अपने पास अविलंब है क्या, इसकी ओर मुड़ गई। अब क्या करेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह हमेशा अविलंब से दूर हट जाती है। तो देखो क्या करेंगे, अब इसको आना इस प्रकार चाहिए था क्या, इस प्रकार, लेकिन ये क्या हो गई, अविलंब से दूर हट जाती है। बताओ क्या हो गया, ये कोण आई है तो ये कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, इसका मैंने नाम दे दिया R और इसका मैंने क्या नाम दे दिया S। ठीक है, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण और ये कौन सी हो गई, निर्गत किरण। निर्गत किरण ये अपने पास हो गई कौन सी, निर्गत किरण। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया बताओ, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम और वापिस ये क्या हो गया, विरल माध्यम। ठीक है, तो ये अपने पास बताओ क्या हो गया, कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन व पार्श्विक विस्थापन। इसको बताओ पहले, इसके बाद मैं लिखाऊंगा आपको पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। ये तो अपने पास क्या हो गया, कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन। अब मैं आपको पार्श्विक जो विस्थापन है उसकी परिभाषा लिखाऊंगा। तो देखो अपन ये लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं बताओ, अपन लिख सकते हैं पी क्यू बराबर बताओ कौन सी है, आपतित किरण। पी क्यू बराबर आपतित किरण। दूसरा है क्यू आर बराबर कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और तीसरी कौन सी है, आर एस, कौन सी हो गई, निर्गत किरण। ये हो गई अपने पास निर्गत किरण। और क्या कह सकते हैं बताओ, कोण आई बराबर कौन सा हो गया, कोण आर। उतार लो इन सबको। अब स्टार्ट करेंगे पार्श्विक विस्थापन। आखिर ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, इस डायग्राम की सहायता से मैं आपको परिभाषा लिखाऊंगा कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। देखो भाई, देखो मिटा देता हूं इसको मैं। देखो अपना टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन। टॉपिक क्या है, पार्श्विक विस्थापन। यानी पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। अब देखो भाई, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है ये आरबीएससी 2024 के अंदर जो आपकी एग्जाम लगी थी अभी बोर्ड की, उसके अंदर 1 नंबर का पूछा गया था और उसमें यही पूछा था कि निम्न को परिभाषित कीजिए पार्श्विक विस्थापन। देखो भाई पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन होता है, आपको मैंने बताया था ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कांच की स्लैब का चित्र बना करके उसमें बताया था कि पार्श्विक विस्थापन होता है
आपतित किरण तथा निर्गत किरण दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसी को अपन कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो लिखो आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण व आपतित किरण व निर्गत किरण, ऐसे करो इसमें लिखो किसी कांच की पट्टिका से गुजरने वाली, किसी कांच की, ऐसे करो इसको, किसी कांच की, किसी कांच की पट्टिका, किसी कांच की पट्टिका से, किसी कांच की पट्टिका से गुजरने वाली, किसी कांच की पट्टिका से गुजरने वाली आपतित किरण, किसी कांच की पट्टिका से गुजरने वाली आपतित किरण, आपतित किरण व निर्गत किरण, आपतित किरण व निर्गत किरण के, निर्गत किरण के बीच की, बीच की लंबवत, बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। यानी किसी कांच की पट्टिका से गुजरने वाली आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है इसी लंबवत दूरी को अपन क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, इसे अपन देखो यहां पे आ गया विस्थापन, और विस्थापन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आ गया क्या, विस्थापन, और विस्थापन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, अर्थात इसे डी के द्वारा दर्शाया जाता है। बताओ इसका मात्रक क्या होगा। अरे विस्थापन क्या होती है, विस्थापन हमेशा दूरी होती है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर। तो देखो आगे लिख लेना उतारने से, आगे लिख लेना इसे डी के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे, इसे डी के द्वारा, इसे डी के द्वारा दर्शाया, इसे डी के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे डी के द्वारा दर्शाया जाता है। बताओ पार्श्विक विस्थापन का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है मीटर, या ये कह सकते हैं इसको सेंटीमीटर, क्योंकि अपन जानते हैं कि विस्थापन हमेशा क्या होती है, दूरियां होती है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, तो शायद मैंने आपको जो समझाया है पार्श्विक विस्थापन, देखो अपवर्तन के जो 3 उदाहरण हैं ये इंपोर्टेंट है, लेकिन तीसरा जो उदाहरण है इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, किसी कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन व पार्श्विक विस्थापन। ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछ भी लिया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।